मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग बात करते हैं अध्याय 9 के बारे में, है ना। इसका शीर्षक है दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाज़ीवाद और दूसरा विश्व युद्ध। कहा जा रहा है कि दो विश्व युद्धों के बीच, तो ये दो विश्व युद्धों के बीच का मामला है, क्या है ऐसा, है ना। दो विश्व युद्धों के बीच की बात को पहले समझें, उसके बाद आगे हम लोग समझेंगे। देखिए, पहला विश्व युद्ध है ना, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, दोनों के बीच बोल रहा है, दो विश्व युद्धों के बीच क्या क्या हुआ। जर्मनी में नाज़ीवाद, है ना, और फांसीवाद भी, ये इटली का फांसीवाद, ये दो घटनाएं हुए थे प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध के बीच में। ठीक है, तो ये बात है ना। चलिए देखते हैं, जर्मनी में नाज़ीवाद और दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, जर्मनी में नाज़ीवाद और दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, बिल्कुल सच बोल रहा है। हमारा प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक था, ये तो आपको पता है कि 1914 से लेकर के 1918। तो इस बीच में तो ये नाज़ीवाद का शासन आया नहीं था, जर्मनी वाला, है ना। तो ये 1800 यानी 1918 के बाद की घटना है। ठीक है, और दूसरा विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ अभी हम पढ़ेंगे, तो वो स्टार्ट हुआ है 1939 से। ठीक है, तो 1939 से पहले की घटना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसको, और ये इसको मैं मिटा दूं, है ना। चलिए आगे, ये आपका आगे इसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है ना। पिछले दो अध्यायों में आपने पढ़ा, पिछले दो अध्यायों में आपने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा है। ठीक है, वर्साई संधि, रूसी क्रांति और महान आर्थिक मंदी आदि के बारे में पढ़ा। बिल्कुल, आपने आर्थिक मंदी के बारे में भी पढ़ा है ना। उसके बाद 1919 से 1945 के विश्व इतिहास को समझने के लिए हमें बार बार इन्हें याद करना होगा। ठीक है, यानी विश्व इतिहास को समझने के लिए हमें बार बार इन्हें याद करना होगा कि 1914 से लेकर के 1918-19 तक जो युद्ध चला, प्रथम विश्व युद्ध, और 1929 में स्टार्ट हो गया आपका आर्थिक महामंदी। ठीक है, और 1939 से 1945 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि यही विश्व को परिवर्तन करने वाला ये बहुत बड़ा युद्ध हुए थे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं और क्या है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध ने अधिकांश यूरोपीय देशों को, प्रथम विश्व युद्ध ने अधिकांश यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया था, आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया था, जिससे उबरने के प्रयास महान आर्थिक मंदी से बुरी तरह प्रभावित हुए। रूसी क्रांति और बढ़ते समाजवादी व साम्यवादी मजदूर आंदोलनों के कारण हर देश के समाज में आंतरिक तनाव बढ़ गए। क्या बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध ने अधिकांश यूरोपीय देशों को, अब आप ये तो खुद जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, ये प्रथम विश्व युद्ध ये हुआ कहाँ, यूरोप में ही तो हुआ, है ना। तो यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से क्या कर दिया, आर्थिक रूप से यानी रुपए पैसे के रूप में क्या कर दिया, कमजोर कर दिया था, जिससे उबरने के प्रयास महान आर्थिक मंदी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। अगर वो लोग जो ज्यों ही उबर रहे थे कि वहीं क्या हो गया, आर्थिक मंदी की घटना घट गया और ये बुरी तरह से प्रभावित हो गए। रूसी क्रांति, फिर 1917 में रूसी क्रांति और बढ़ते समाजवादी यानी समाजवादी व्यवस्था आ गया। समाजवादी व्यवस्था का मतलब होता है कि समाज के लिए ही करना। ठीक है,
यानी जनता के कल्याण के लिए सारा काम करना, ठीक है। यानी जितने भी वहाँ पे देखिए समाजवादी व्यवस्था, लेनिन और स्टालिन जो थे ये सब समाजवादी व्यवस्था पर विशेषतः प्रभाव डाले, है ना, और इसी का फॉलो भी किया। आज भी वहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था है। तो समाजवादी का चरम उत्कर्ष जो है साम्यवादी व्यवस्था है, माने समाजवादी से थोड़ा सा टाइट व्यवस्था कहा जाए कि साम्यवादी में एकदम बिल्कुल ऐसा काम है। मैं एक उदाहरण से आपको समझा दूं कि जैसे मान लीजिए इतना बड़ा देश है, इसमें कोई भी जनता के पास अब कोई अपना निजी संपत्ति नहीं होगा, पूरा का पूरा सरकार के नियंत्रण में होगा। इस व्यक्ति को अगर कोई काम भी कराया जाएगा इसके क्षमता अनुसार पूरी तरह से, अगर 12 घंटा इसमें काम करने की क्षमता है तो 12 घंटा कराया जाएगा। और अगले के पास भी अगर उतने है क्षमता, अगर अगले के पास संख्या अगर 5 है और अगले के पास ये जो 2 है, तो सैलरी दोनों का अलग अलग मिलेगा, भले काम एक ही कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए एक को 500 मिला 5 जनसंख्या वाला को, और 2 जनसंख्या वाला को यहाँ पे कितना मिलेगा, 200 रुपये मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये लोग 2 ही लोग हैं, इसलिए। तो साम्यवादी जो व्यवस्था था थोड़ा समाजवादी से भी उत्कर्ष कहा जाए कि एकदम पूरी तरह से समर्पित था, है ना, कि जिसकी जितनी आवश्यकता है बस उतने ही धन मिलना चाहिए, निजी संपत्ति रखने का कोई अधिकार ही नहीं था, है ना। जमीन भी अपना नहीं रख सकते आप, पैसा भी नहीं रख सकते, ऐसा स्थिति था साम्यवादी व्यवस्था में। समाजवादी में थोड़ा था कि कुछ पैसा कौड़ी रख सकते हैं, लेकिन जो भी काम होगा समाज के कल्याण के लिए होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मजदूरी आंदोलन के कारण हर देश के समाज में आंतरिक तनाव बढ़ गया, स्वाभाविक सी बात है, बढ़ेगा। आंदोलन होगा तो हर देश के सामने, है ना, हर देश के सामने यह विडंबना थी कि वह किस तरह का रास्ता चुने, और हर देश के साथ यह विडंबना थी कि वह किस तरह के रास्ता चुने, उस देश पर किस विचारधारा और सामाजिक तबके का वर्चस्व रहे, है ना। सामाजिक विचारधारा और क्या है, विचारधारा और सामाजिक तबके का वर्चस्व रहे। उन दिनों 3 प्रमुख विचारधाराएं लोगों के बीच अपना प्रभाव बना रही थी। यानी उन दिनों 3 प्रमुख विचारधाराएं लोगों के बीच अपना प्रभाव बना रही थी। तो कौन कौन सी विचारधारा थी, आइए देखते हैं। पहला विचारधारा उदारवादी लोकतंत्र होना चाहिए, यानी जनता का शासन। किसका शासन होना चाहिए? जनता का शासन, वो भी एकदम बिल्कुल लिबरल, ठीक है। उसके बाद दूसरा था समाजवादी साम्यवाद, है ना। बिल्कुल अभी आपको समझाया कि साम्यवादी व्यवस्था ऐसा था जो जनता के कल्याण परक काम था, लेकिन सारा का सारा सिस्टम एक राज्य यानी एक देश के नियंत्रण में होता था, उसका कोई संपत्ति, निजी संपत्ति होता ही नहीं था। और दक्षिणपंथी का विचारधाराएं, यानी और दक्षिणपंथी की विचारधाराएं उत्तरवादी लोकतंत्र तानाशाही के खिलाफ था। यानी उत्तरवादी जो था, यानी जिसको उत्तरवादी को आप बाएंपंथी भी कह सकते हैं, वामपंथी जिसको बोलते हैं, ठीक है। दक्षिणपंथी मतलब दाहिनी ओर, यानी दक्षिण भारत के लोग, और उदारवादी लोकतंत्र तानाशाह के खिलाफ था। उदारवादी लोकतंत्र क्या था? तानाशाह यानी तानाशाही शासन के खिलाफ था, और संवैधानिक सरकार के पक्ष में था। किसके पक्ष में था? संवैधानिक, यानी संविधान के नियम के अनुसार जो शासन की कार्य करने की पूरी व्यवस्था दी गई है उसके पक्ष में था, जिसमें चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन होता था। किसके माध्यम से होता था सरकार का गठन? चुनाव के माध्यम से होता था, और सरकारें चुने गए जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी थी। नागरिकों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता संवैधानिक रूप से सुरक्षित थी, और सारा सरकारी कामकाज कानून के अनुरूप होता था। सामाजिक उठापटक की जगह तर्क पर आधारित सार्वजनिक बहस के आधार पर नीति निर्धारण को महत्व दिया जाता था, ताकि समाज में सहमति के आधार पर निरंतर विकास हो। 1919 के बाद कई देशों में उदारवादी संविधान बने,
कई देशों में कैसा संविधान, उदारवादी संविधान, बिल्कुल लिबरल संविधान बने, ठीक है, संविधान बने और उनके अनुरूप सरकारें बनी। लेकिन व्यवहार में यह देखा गया कि उन्हें भ्रष्टाचार के माध्यम से धनी वर्ग हावी करते हैं और चुनाव में जीते जनप्रतिनिधि वास्तव में लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। उदारवादी व्यवस्था उन देशों में अधिक सफल थी जहां संपन्नता थी, संपन्नता मतलब जहां धनी राष्ट्र थे, और जहां सामाजिक तबकों के बीच टकराव कम थी, जैसे ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। लेकिन वहां कौन सी व्यवस्था लागू हुई? पूंजीवादी व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं दक्षिणपंथी आंदोलन और फांसीवाद, ठीक है। देखिए दक्षिणपंथी आंदोलन और फांसीवाद, पहले तो इसको समझते हैं। दक्षिणपंथी आंदोलन अब ये क्यों बोला जाता है? देखिए क्या है कि हमारे इंडिया के साथ इसको तुलना किया गया है, तो इंडिया में देखिए क्या है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, उधर वाला जो बेल्ट है उसको क्या मानते हैं? दक्षिणपंथी, और उधर उत्तर प्रदेश वाला बेल्ट में जो है वामपंथी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये यहाँ के लोग आंदोलन करते थे, ठीक। और फांसीवादी, ये फांसीवादी विचारधारा था, ये इसका इटली वाला का, जिस प्रकार से जो है तानाशाह शासक टाइप का, ठीक है, कह सकते हैं आप। आइए आगे। इस माहौल में यूरोप के कई देशों में उदारवाद विरोधी आंदोलन प्रभावी होने लगे। इन देशों में एक बड़ा तबका मध्यम वर्ग का था, जिसमें छोटे व मध्यम किसान, दुकानदार, व्यापारी, छोटे उद्योगपति तथा व्यवसायी शामिल थे। यह वर्ग एक और बड़े पूंजीपतियों के विरुद्ध था, क्योंकि उनकी नीतियों के कारण मध्यम वर्ग के व्यवसाय घाटे का सामना कर रहे थे। 1929 की महामंदी के कारण सबसे अधिक प्रभावित यही वर्ग थे। क्या बोल रहा है कि 1929 की महामंदी के कारण सबसे अधिक प्रभावित वर्ग थे। कौन वर्ग? मध्यम वर्ग। सबसे ऊपर में देखा ना आपने, पूंजीवाद के विरुद्ध था। क्या यह वर्ग एक और बड़े पूंजीपतियों के विरुद्ध था, है ना। तो मध्यम वर्ग में कौन कौन लोग आते हैं? देखिए मध्यम, छोटे व मध्यम वर्ग में जैसे किसान, दुकानदार, व्यापारी, छोटे उद्योगपति, व्यवसायी शामिल थे, है ना। तो ये सारे लोग ये महामंदी से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इनकी जीवन का अस्त व्यस्त हो गया, ठीक है स्थिति। किसानों की जमीन नीलामी हो रही थी, और किसानों की जमीन क्या हो रही थी? नीलामी हो रही थी। छोटी दुकानें व कारोबार बंद हो रहे थे। इतना मंदी पड़ गया, कोई सामान खरीदने वाला ही नहीं है। इस दौरान जो है क्या हो रहा थे? दुकानें बंद हो रहे थे और बेरोजगारी बढ़ रही थी। दूसरी ओर यह निम्न मध्यम वर्ग समाजवाद और साम्यवादी, समाजवाद अब आपको समझ में आ रहा होगा, समाजवाद और साम्यवादी मजदूर आंदोलन। हकीकत में कहा जाए तो साम्यवादी और जो समाजवाद थे ये गरीबों को साथ देने वाले थे, जैसे जो शोषित वर्ग को, जितने भी शोषण हो चुके थे उस वर्ग को, जैसे किसान हो गया, मजदूर हो गया, इनका बहुत औद्योगिक क्रांति में खूब शोषण किया गया था। आपको याद आ रहा होगा, क्लास 9th में पढ़े होंगे। और इसी को उबारने के लिए जो है समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था आया, और यही मजदूर आंदोलन का भी विरोध करता था। देखिए कार्ल मार्क्स एक विद्वान है, और उनका कहना था मजदूरों को, जो औद्योगिक क्रांति में जो उद्योगों में काम करते थे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे जो काम करते थे, उनके लिए ये कहा करते थे कि मजदूरों जाग जाओ, मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, है ना। तुम्हारे पास खोने के लिए अगर है भी तो सिर्फ हथकड़ी है, और पाने के लिए सारा संसार है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एक हो जाओगे तो आपको इतना शोषण नहीं किया जाएगा, और जब इसका सलूशन हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपको जो है शोषण भी नहीं किया जाएगा और उचित मजदूरी भी दिया जाएगा। तो क्या है, संसार फिर आपका होगा, है ना। इसलिए वो कार्ल मार्क्स जी ऐसा बात कहे थे। वे निजी संपत्ति का विरोध करते थे।
कार्ल मार्क्स जो जितने थे वो क्या करते थे, निजी संपत्ति का विरोध करते थे, यानी साम्यवाद और समाजवाद का समर्थक मजदूर जितने थे वो आंदोलन कर रहे थे, और ये लोग क्या करते थे, निजी संपत्ति का विरोध करते थे। ठीक है, जबकि मध्यम वर्ग अपनी छोटी संपत्ति को बचाने में लगा हुआ था, और मध्यम वर्ग क्या करता था, अपनी संपत्ति को बचाने में लगा हुआ था। ऐसे में यह छोटी संपत्ति वाला मध्यम वर्ग, ऐसे में यह छोटी संपत्ति वाला मध्यम वर्ग उदारवाद और साम्यवाद दोनों के खिलाफ हुआ, है ना। छोटी संपत्ति वाला जो व्यक्ति था वो मध्यम वर्ग और उदारवाद, है ना, मध्यम वर्ग उदारवाद और साम्यवाद दोनों के खिलाफ क्या हुआ, खिलाफ खड़ा हो गया। और 1925 के बाद और विशेषकर 1929 की महामंदी के बाद यह मध्यम वर्ग राजनीतिक रूप से सक्रिय होने लगा। यह आंदोलन चुनावी लोकतंत्र, उदारवाद, कानून का राज, समानता का सिद्धांत, समाजवादी जैसी सब बातों के विरुद्ध था, और साथ ही दूसरे देशों के विरुद्ध अति राष्ट्रवादी भी था। इस तरह के विचार फांसीवादी विचार कहे जाने लगे। इन आंदोलनों का फायदा उठाते हुए इटली व जर्मनी में नई फांसीवादी पार्टियां उभरने लगी। फांसीवाद कई प्रकार के थे, मगर उन्हें कुछ बातें समान थी। तो आइए देखते हैं। देखिए, फांसीवाद का मतलब होता है अति राष्ट्रवादी। कैसा होगा, अति राष्ट्रवादी विचारधारा वाला जो है देश होगा। ठीक है, तो इसका कुछ पॉइंट है, देखते जाइए, इसमें समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा है नहीं। पहला पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं ना, फांसीवाद और नाजीवाद, ये सब एकदम टॉपिक बहुत मोस्ट हैं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, महामंदी, और ये आपका फांसीवाद, नाजीवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वे अति राष्ट्रवादी थे। फांसीवाद मतलब फांसीवादी विचारधारा वाले जितने लोग थे अति राष्ट्रवादी। अब अति राष्ट्रवादी का मतलब आप ये समझिए कि अपने ही राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ समझना। हमारे राष्ट्र पर अगर कोई हाथ उठाया, आंख भी उठाया तो सीधे काट डालूंगा, ऐसा उन लोगों का विचार था। वे यह जताते थे कि राष्ट्र हित ही एकमात्र सर्वोपरि हित है, और राष्ट्र को आम तौर पर देश के बहुसंख्यक समुदाय के बराबर मान लिया जाता था। वे विश्व में अपने राष्ट्र का आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए सैन्यवाद और युद्ध उन्माद पर जोर देते थे, जिसके लिए सैन्यवाद और युद्ध उन्माद पर जोर देते थे। दूसरा बात बोल रहे हैं, वे राष्ट्र के अंदर किसी प्रकार के द्वंद्व या संघर्ष जैसे वर्ग संघर्ष, राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा आदि को खत्म करना चाहते थे, कि हमारे राष्ट्र के अंदर किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं होने चाहिए और न कोई राजनीतिक दल होने चाहिए। जो भी होगा एक ही दल होगा, फांसीवादी दल। ठीक है, अति राष्ट्रवादी दल। वे राज्य के हाथ असीमित शक्ति देना चाहते थे, और राज्य के हाथ में यानी राजा के हाथ में, जो राज्य जो तानाशाह शासक था उसके हाथ में असीमित शक्ति देना चाहते थे, ताकि वह ऐसे संघर्षों का हल अपने वूर से तय करके सब पर थोपें, है ना, ये ऐसा यानी सब पर उस कार्य को डालें। ठीक है, तीसरा बात उन्होंने कहा, वे हिंसा में और बलपूर्वक, यानी फांसीवादी विचारधारा वाला लोग क्या बोलते थे कि वे हिंसा में और बलपूर्वक अन्य राजनीतिक दलों, संगठनों आदि को ध्वस्त करने में विश्वास रखते थे। किसमें रखते थे? हिंसा यानी खूब मार काट लड़ाई बलपूर्वक से जीतने में, है ना, राजनीतिक दलों और संगठनों आदि को ध्वस्त करने में ज्यादा विश्वास करते थे। फांसीवादी विचारधारा, और इसको आगे बढ़ाने वाले इटली का मुसोलिनी बहुत ताकतवर शासक था, मुसोलिनी। ठीक है, क्या नाम है? मुसोलिनी।
चौथा बात कहते हैं कि वे लोकतंत्र विरोधी यानी फांसीवादी विचारधारा वाला जितने भी व्यक्ति थे, यानी मुसोलिनी का शासन व्यवस्था जो था वो सीधा लोकतंत्र के क्या थे, विरोधी थे, लोकतंत्र को विरोध करते थे कि नहीं ये ठीक नहीं है व्यवस्था। फांसीवादी यह मानते थे कि लोकतंत्र, चुनाव, कानूनी प्रक्रिया, नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार राष्ट्र की समस्याओं के हल में बाधा है ना, अधिकार राष्ट्र की समस्याओं के हल में बाधा है, और एक व्यक्ति तथा एक पार्टी का शासन और तानाशाही राष्ट्र हित के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के हित के लिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी का शासन, एक ही व्यक्ति के हाथ में क्या हो, सरकार व्यवस्था हो, और पार्टी क्या हो, एक हो, और उसका व्यवस्था तानाशाही, ये राष्ट्र हित के लिए आवश्यक है। ये लोग का विचार था, लेकिन लोकतंत्र में जस्ट उल्टा। पांचवा में बोलते हैं वे प्रायः पारंपरिक, पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों में विश्वास रखते थे, जैसे महिलाओं को बच्चे पैदा करके घर में यानी घर संभालना है, या समाज में अपने से ऊंचे हैसियत वालों का आदर करना चाहिए। ये महिलाओं का काम के लिए वो लोग जो है ऐलान कर रहे हैं, ठीक है, और उनके आदेशों को बिना प्रश्न किए मानना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि महिलाओं को बच्चे पैदा करके घर संभालना है, या समाज में अपने से ऊंचे हैसियत वाले व्यक्तियों का आदर करना चाहिए, और उनके आदेशों को बिना प्रश्न किए, अगर वो जैसा आदेश कर रहे हैं बस उसका पालन करना चाहिए, मानना चाहिए। ठीक है, समानता, सबके लिए बराबर अवसर, सबके लिए क्या अवसर हो, बराबर हो, विविधता के प्रति सम्मान और सहिष्णुता आदि मूल्यों में वे विश्वास नहीं करते थे। ये इस टाइप का शासन व्यवस्था था। अगला बात है छठवा है कि वे पार्टी के सर्वोच्च नेता के आह्वान पर जनता को निरंतर उद्वेलित करके आंदोलन का निर्माण करते हैं। जनता को उद्वेलित करके एकदम फोर्स करके कि नहीं, हमारा जो है देश जो है सर्वश्रेष्ठ है और इस पर आप मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, जैसे मोटिवेशन कहते हैं ना, बस ऐसा ही उद्वेलित मतलब मोटिवेशन करते रहते थे। फांसीवाद लगातार जनता को आंदोलन की अवस्था में रखता है। यानी देखो, फांसीवाद लगातार जनता को किस अवस्था में रखता है, आंदोलन की अवस्था में रखता है, और वह नियंत्रित जन आंदोलन पर निर्भर होता है। लोगों तक संदेश पहुंचाने तथा उनकी भावनाओं को भड़काने के लिए राज्य की मीडिया का जबरदस्त क्या किया, मीडिया जानते हो ना, ये जितने भी मीडिया हैं ये सब का उपयोग जबरदस्त तरीके से किया। ये अब आप देख लीजिए, ये यहाँ पे ये पूरा लगा हुआ है, ये लोग का जो है बैठक व्यवस्था है ना, यहाँ पे भाषण देते हैं बैठ करके। हिटलर का ये व्यवस्था है, और जो दे रहा है देखिए क्या है, हिटलर के समर्थन में न्यूरमबर्ग की विशाल रैली है। ये ऐसी रैलियां हर साल होती थी जो हिटलर की शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फांसीवाद का अगला विचार है, ये सातवां विचार है कि जर्मनी जैसे देशों में फांसीवाद नस्लवाद का रूप धारण करता है। अब देखिए जर्मनी देश में यानी जर्मनी जैसे देश में फांसीवाद नस्लवाद का रूप धारण करता है। जैसे अब इटली में फांसीवाद है तो उसी को जर्मनी में नस्लवाद कह दिया गया। कहाँ? जर्मनी में नस्लवाद का रूप धारण कर लिया, और किसी बहुसंख्यक नस्ल की श्रेष्ठता और वर्चस्व को स्थापित करना उसकी कथित उद्देश्य होता है ना। इसके तहत यहूदी जैसे अल्पसंख्यक नस्ल या धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार को सही ठहराया गया। जितने भी अमानवीय व्यवहार किया जाता था उसको जो है सही ठहराया जाने लगा। ठीक है, किसमें? यही मार धाड़ काट ये सब में जो है ये लोग का ज़्यादा विश्वास था, उसे सही ठहराने लगे, जो कि ऐसा होना
नहीं चाहिए, है ना। उसके बाद अगला है इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में, आप ध्यान रखना है आपको यहाँ पे याद एकदम बिल्कुल। और 7 पॉइंट वो, इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवादी पार्टी 1919 से सक्रिय थी। कब से? 1919 से सक्रिय थी, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद से सक्रिय थी, जो मुख्य रूप से मजदूरों के संगठनों को हत्या, मारपीट आदि तरीकों से तोड़ने में लगी थी। मजदूरों को मारपीट, हत्या, है ना, आदि में तोड़ने में लगी थी। यह पार्टी धीरे धीरे एक व्यापक हिंसक आंदोलन के रूप में विकसित होने लगी, जो लोकतांत्रिक तरीकों जैसे याचिका देना, न्यायालय में केस करना आदि की जगह सीधी भीड़ के द्वारा कार्यवाही की पैरवी करती थी। और 1921-22 के चुनाव में उसे कम ही सफलता मिली, जबकि समाजवादियों और साम्यवादियों को बहुमत मिला था। यानी ये लोग जो है मजदूर तबकों को और किसानों को जो है एक मजदूर और किसान का पार्टी बना, जिसे साम्यवादी पार्टी कहा गया, ठीक है, इनके विरुद्ध बना, ठीक ना। फिर 1922 में मुसोलिनी ने एक विशाल क्या निकालता है, एक विशाल यात्रा का, जिसका उद्देश्य राजधानी रोम पर कब्जा करना था। इटली के राजा और अन्य परंपरावादियों ने मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। सत्ता में आने के बाद अन्य राजनैतिक दलों व मजदूर संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। जीवन के हर क्षेत्र और सरकार के हर काम को फांसीवादी पार्टी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। पार्टी में भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जगह एक नेता मुसोलिनी सर्वेसर्वा बन गया। इस प्रकार इटली में लोकतंत्र की जगह फांसीवादी पार्टी और एक नेता मुसोलिनी की तानाशाही स्थापित हो जाती है। तो बस हम लोग आज यहीं तक जानते हैं। ये आपका जो है मुसोलिनी की शासन व्यवस्था तक, ये आप मुसोलिनी का रैली वाला क्षेत्र है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। आज यहीं तक रखते हैं। ये देखो, ये है ना, ऐसा व्यवस्था है। तो आइए, अब एक क्वेश्चन आपको मिलता है, फांसीवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, फांसीवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, फांसीवादी विचारों को कितने बिंदुओं में स्पष्ट किया है, लिखिए, ठीक है। तो 7 बिंदुओं में लिखा गया है, आप इसे अवश्य लिखेंगे। और एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, जो छोटा छोटा क्वेश्चन ना, मैं राइट लगा दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, महिला के प्रति फांसीवादियों का विचार क्या था। इनका विचार सिर्फ यह था कि महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करेंगी और घर में रहेंगी और घर के जो है अच्छे यानी बड़े हैसियत वाले लोगों का आदर सम्मान और उनका सेवा करेंगी, और उनका जो है उनके द्वारा किया गया जो है बात, उनके द्वारा दिया गया आदेश को बिना प्रश्न किए उनको मानना होगा। ये विचारधारा फांसीवादियों में था महिलाओं के लिए। ये भी 3 क्वेश्चन आपको मिल गया, ये आप करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन और दिया जाएगा। तो चलिए, बस धन्यवाद, आज इतना ही।